रिस्क है तो इश्क है। अगर आप किसी से इश्क करते हैं और उनको प्रपोज करने जाएं तो रिस्क तो कई सारे हैं। हो सकता है कि मना कर दे, हो सकता है कि थप्पड़ मार के मना कर दे, फिर तो भैया बेइज्जती साथ में होगी। बट अगर वो रिस्क नहीं लिया तो इश्क भी कैसा, क्योंकि अगर आप प्रपोज ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता, हो सकता है हाँ भी कर देती। तो मैं आपका लव गुरु जतिन अग्रवाल आज आपको गाइड करूंगा कि रिस्क कैसे लेना है, इश्क कैसे करना है और किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, टाइटल तो डेफिनेटली एक बहुत ही फेमस डायलॉग बन गया है, रिस्क है तो इश्क है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करी जाए। अब ठीक है, पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हैं, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं किस तरीके से करना है। फाइनेंस का चैनल है तो उसी तक लिमिटेड रखते हैं, लव गुरु नहीं बन रहे हम यहाँ पे फिलहाल। बट रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग में एक्चुअली ना बहुत ज्यादा सच्चाई है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेते हो तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट्स के लिए, आपके हाथ में आपका सिर्फ रिस्क होता है। रिटर्न्स तो बाजार के हाथ में होती हैं। रिटर्न्स कितनी आएंगी, किस कंपनी से आएंगी, वो सब आप नहीं तय कर सकते। आप सिर्फ अपना रिस्क तय कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना रिस्क ही तय करना है और रिस्क को ही कंट्रोल में लेके चलना है तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिस्क किस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, अब उसके बड़े सारे तरीके हैं। तो हम कुछ तरकीबों को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस हिसाब से रिस्क मैनेज हो सकता है। एंड फिर बात तो सच है यार, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लोगे रिटर्न्स मिलेंगी, रिटर्न्स मिलेंगी, तो वही यहाँ पे इश्क को सब्स्टिट्यूट करता है आपके। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा रिस्क को मैनेज करने का। सबसे पहले तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन उठाते हैं, अपनी रिसर्च ढंग से करें। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उस सब चीजों को बिल्कुल ढंग से देखें, ताकि एक मिस इन्फॉर्मेशन का, गलत इन्फॉर्मेशन का, या कहें कम इन्फॉर्मेशन का रिस्क खत्म हो जाए। एक रिस्क आप वहां पे एलिमिनेट कर दो। तो आपने सबसे पहले जो काम किया वो किसी लॉजिक से किया, तो इलॉजिकल ट्रेडिंग, इलॉजिकल इन्वेस्टिंग नहीं करी, तो एक रिस्क आपने खत्म कर दिया। आप इश्क के और एक स्टेप करीब आ गए। अगला स्टेप क्या हो सकता है कि आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बहुत ही ज्यादा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, उस एसेट क्लास को ढंग से समझें। जैसे कि गोल्ड किस हिसाब से मूव होता है, इक्विटीज किस हिसाब से मूव होती हैं, लैंड प्रॉपर्टीज किस हिसाब से मूव होती हैं, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में उनको समझें, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री में उन लोगों को फॉलो करना शुरू करें। जैसा कि मैंने रिड्यूस नॉइज इन द मार्केट्स वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप मार्केट से नॉइज रिड्यूस कर देते हैं तो बहुत आपके लिए ना एक राह आसान हो जाती है, लाइफ में भी और मार्केट्स में भी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन लोगों पे फोकस किया जाए, उन लोगों से चीजें समझी जाए। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, मेरे को लेट से कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे इक्विटीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, तो उसको डाइवर्सिफाई बड़ा ढंग से करें। अब यहीं पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना, बट डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपने पैसा लगाया, आपने अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा लगाया, सिर्फ 4 कंपनीज पे बैठ ना लेके आपने 15-20 कंपनी सेलेक्ट करी जो कि बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंड कर रही हैं, जिनके रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, जिनकी कैपिटल एलोकेशन की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रिस्क को मिनिमाइज करके चलें और रिस्क को मैनेज करके चलें। रिस्क ही आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। मैं अगेन दोहरा रहा हूं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को बहुत बार लगता है इतनी रिटर्न्स आ गई, हम भी कहते हैं यहाँ पे आके कभी कभी कि रिटर्न्स आ गई हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स अच्छी हो रही हैं, ये हैं वो हैं। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं ये शेयर मैंने खरीदा पोर्टफोलियो के एलोकेशन के हिसाब से, वो शेयर मैंने खरीदा पोर्टफोलियो के एलोकेशन के हिसाब से, ट्रेडिंग मेरे पोर्टफोलियो का इतना परसेंटेज है, इन्वेस्टिंग मेरे पोर्टफोलियो का इतना परसेंटेज है, कोर पोर्टफोलियो मेरा इतना परसेंटेज है। मैं बार बार ये चीजें क्यों कहता रहता हूं, मैं इसलिए कहता रहता हूं क्योंकि वहां पे मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्क को मैनेज करके चल रहा हूं। रिस्क को मैनेज करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करके चलेंगे या आपको अपने रिस्क का अंदाजा नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल सकते इस चीज से। मार्केट को तो आप उंगली दोगे ना, हाथ पकड़ के आपको जिंदा खा जाएगी, मतलब हाथ तो पकड़ेगी बट वो पूरा जैसे होता है ना जानवर निगल जाता है, उस तरीके से है शेयर बाजार। तो प्लीज 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 अपना रिस्क यहाँ पे मैनेज करके चलें। अब एक तरीका क्या हो सकता है सबसे आसान, वो ये है कि आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करें, खुद से समझें कि हाँ ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपए है
और कल को मेरे को इसमें से 100 रुपए में से कितने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने कहा कि मेरे को इसमें से 80 रुपीज की जरूरत पड़ सकती है, 20 रुपीज में अफोर्ड कर सकता हूँ लूज करने, तो वो 20 रुपए जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने, उतने का ही आपको रिस्क लेना है। बाकी 80 को आपको किस तरीके से एलोकेशन में डालना है, हो सकता है उसमें इक्विटीज हो थोड़ी, हो सकता है थोड़ा डेट फंड्स हो सकता है थोड़ा आप एफडी करें, हो सकता है थोड़ा कैश में रखें, हो सकता है थोड़ा गोल्ड में रखें। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लोग इन पे इतना ध्यान नहीं देते। बट जैसा कि स्कैम 1992 में हम सबने सुना है, रिस्क है तो इश्क है। हर्षद भाई ने कहा है भैया रिस्क है तो इश्क है, और बिल्कुल सही कहा है। अगर आप रिस्क मैनेज कर लेंगे ना तो आपकी रिटर्न्स भी आएंगी, रिस्क भी कम होगा तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे, और एक बहुत ही स्मूथ रास्ता मिलेगा आप लोगों को। तो लेट्स से कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमें अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, थोड़ा हमने एसेट एलोकेशन समझ ली अपने खुद के गोल्स के हिसाब से। अब देखो मेरा गोल अलग है, आपका गोल अलग है, आपने अपने गोल के हिसाब से एसेट एलोकेशन समझ ली। अब आपने कहा कि ठीक है अब मैं शेयर बाजार में आऊं और फिर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। अब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, आपको ये चीज हमेशा लेकिन याद होनी चाहिए, रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है, रिस्क हमारे हाथ में है। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट एलोकेशंस पे चल रहे हैं, एंड उसमें भी हो सकता है गाइस के रिटर्न्स ना आए। ऐसा थोड़ी है कि आपने अपनी एलोकेशन बेस्ट कर ली तो फिर मार्केट आपको रिटर्न्स देगा या आपका रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेट्स से कि पूरा शेयर बाजार ही गिर जाता है ऐसे कोविड के क्रैश में हो, तो फिर क्या करोगे? अगेन रिस्क ही मैनेज करते रहो अपना। ये बिल्कुल मत भूलो कि रिस्क अगर आप मैनेज करते रहोगे रिटर्न्स खुद से आ जाएंगी। तो आपने फिर अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करी। मेरे केस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने यूट्यूब चैनल पे आके भी कहा था कि हमें दिख रहा है रिलायंस में चाल बन रही है, केमिकल में चाल बन रही है, फार्मा में चाल बन रही है। मैंने पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी स्विच करी, लेंडिंग बिजनेसेस जो फाइनेंशियल्स के थे उनसे पैसा निकाल निकाल के इन 3 बिजनेसेस में डाला। अगर इनके अंदर मैं पैसा उस हिसाब से नहीं डालता तो जिस हिसाब से आज मैं रिटर्न्स में अपना प्राउड फील करता हूं कि रिटर्न्स इतनी ज्यादा आ गई है, वो नहीं आई होती। यस आई वुड हैव डन प्रिटी वेल स्टिल, बट जो एक्स्ट्रा मेरे को 5-6% मिल गया ना, और जो कैगर में बहुत फर्क देगा आगे जाके, वो शायद मुझे कभी भी नहीं मिलता। तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लिया इश्क भी मिला। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बहुत ढंग से ये चीजें मैनेज करके चली जाए। एक तरीका जो मुझे थोड़ा कम पसंद है बट आप कर सकते हैं, दैट इज कि आप बेसिकली जाएं अपना जो भी आप ब्रोकर्स वगैरह के पास जब भी अकाउंट खुलवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जब भी केवाईसी हो रही होती है, तो आपको ध्यान होगा एक रिस्कोमीटर करके होता है, वहां पे आप लोगों की भी रिस्क प्रोफाइलिंग करी जाती है। आप जेन्युइनली किसी से रिस्क प्रोफाइलिंग कराएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना रिस्क मार्केट में ले सकते हैं। एंड कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। होता क्या है कि हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करना कंपलसरी होता है, एंड बहुत बार क्लाइंट्स को हम इसलिए भी नहीं डील कर पाते क्योंकि जब हम उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करने जाते हैं तो हमें पता चलता है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस तो है जी 40% और रिस्क लेंगे 2% का। तो भैया ये किस तरीका का हुआ? ये तो वही हुआ कि आप लड़की के पास गए, गुलाब का फूल दिया, लड़की ने आपको जानते पहचानते उन्हें थप्पड़ मारा खींच के, और आप आ गए घर पर रोते रोते कि भैया लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपको समझ आना चाहिए ना, अगर आप किसी की लड़की के पास जा रहे हैं जिसको नहीं जानते, तो जरा किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अप्रोच करना है, एक पूरा पैकेज आपको तैयार करना पड़ता है ना। तो जब आप रिटर्न्स चाह रहे हैं 40% की, तो रिस्क भी तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस साइड का पैकेज भी तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि भैया 40% दे दो हमें, 2% से ऊपर खोएंगे नहीं। बाजार ऐसे काम नहीं करता, लाइफ ऐसे काम नहीं करती। जितना ज्यादा आप रिटर्न्स चाहते हैं, देखो लेट अस बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इक्विटीज से अगर आप 20-22% कमा रहे हैं, एक्सीलेंट। मुझे पता है जो लोग 15-14% कमाते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट अगर आप 20-22% कमा रहे हैं, जैसे कि हमारी कैगर की बिल्कुल रहती है एक्सपेक्टेशन की 20-22% डिलीवर करो, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्ट्रेच टुवर्ड्स दैट 25%, एंड काफी क्लोज भी है मैं कहूंगा उसके। बट 20-22% कैगर आ जाती है तो पैसा बड़े अच्छे से डबल हो रहा होता है 3-3.5 सालों में आपका। तो जो वो 20-22% की रिटर्न है, तो उसके हिसाब से हमने रिस्क भी लिया है ना सामने। ऐसा नहीं है कि हम जाके कहीं कि नहीं भैया 2% का लॉस झेल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि जिस हिसाब से आपको रिटर्न्स चाहिए उस हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और उसी हिसाब से रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग करवा रहे हैं, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोगों से करवाते हैं तो ये थोड़ी कि आपका इक्विटी में सारा पैसा डलवा देंगे, कभी भी नहीं। या आपको कुछ की बहुत रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट्स दे देंगे, कभी भी नहीं। आपको एफडीज कराई जाएंगी, अच्छे खासे जगह पे कैश रखवाया जाएगा, आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराई जाएगी। मतलब ये कॉमन सेंस की बातें हो जाती हैं। बट क्या होता है, मार्केट की एक्साइटमेंट देख के ना लोग घुस जाते हैं मार्केट में। अभी मेरे को ध्यान है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 दिन पहले एल्काइल ने अपना स्प्लिट अनाउंस किया है, और आई थिंक 30% स्टॉक बढ़ गया है। तो स्प्लिट अनाउंस करने से स्टॉक में जो रैली आई है, क्या वो जेन्युइन रैली है?
बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल शेयर के पीछे भाग रहे हैं लोग। एंड प्राइस चेंजेस परसेप्शन में हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपको फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भैया इश्क आपका है यहाँ पे लेट से मार्केट की रिटर्न्स या स्टॉक की रिटर्न्स, और रिस्क आप ले लें कि आप घुसा दें सारा पैसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट पे। बल्कि मैं कहूंगा एक पूरी डिग्री है यार रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, एफआरएम। रिस्क है तो इश्क है। एफआरएम वाले सुन लो, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ये चीज बहुत ढंग से। एंड मैं बता रहा हूँ एफआरएम इंस्टीट्यूट को टाइप कर लेना चाहिए अपना, वो स्लोगन बदल लेना चाहिए, रिस्क है तो इश्क है कर लो। क्योंकि सही में अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख जाते हो ना, आप नहीं जानते आप दुनिया में क्या क्या कर सकते हो। आपको जब पता होता है ना मेरे लॉसेज इतने जा सकते हैं। अगर आप मुझसे आज पूछोगे जतिन हाउ मच इज योर पोर्टफोलियोज वैल्यू, मैं कहूंगा कि जो रियल वैल्यू है इसकी वो 40% है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने काफी बड़ा चंक उड़ते हुए देखा है अपना कोविड क्रैश में, और मैं उसमें 10-15% का एक्स्ट्रा मार्जिन मार्केट को देने को तैयार हूं। तो जब मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं ना, और जब मेरे को अपनी वैल्यूज लेनी होती हैं या मुझे अपनी पोर्टफोलियो की इनपुट्स लेने होते हैं, तो मैं इक्विटी पोर्टफोलियो को हमेशा 40% पे ट्रीट करता हूं। वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100% वहां पे अपना रिस्क एलिमिनेट कर देता हूं। मुझे पता है कितना भी गंदा रिसेशन आएगा 40% तो बचेगा ही बचेगा। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से प्लानिंग हो रही होती है ना, उसके अंदर मैं इतना कंफर्टेबल होकर चलता हूं कि लेट से कल को ऐसा क्रैश आता है, ऐसा रिसेशन आता है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 60% हिट ले लेती है, जो कि अब तक उसने नहीं लिया। इवन कोविड क्रैश में नहीं लिया था। कोविड क्रैश में भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज डाउन 40%। बट अगर यहाँ पे ले लेती है कहीं पे भी 60% का हिट, तो आई नो मेंटली कि यार वो 40% मेरे थे, वो वहां पे मैंने रिस्क मैनेज किया हुआ है। प्लस अब तो यार देखो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह इतनी आ गई कि आप और बेटर तरीके से हेजिंग कर सकते हैं अपनी पोजीशंस की। बट फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या एसेट एलोकेशन या रिस्क मैनेजमेंट करके चल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ऑप्शन वगैरह आ गए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बहुत आ गई हैं, तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर्स में भी नहीं ऑप्शन में अगर आप काम करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट तो कूट कूट के सिखाई जाती है आपको। अनटिल एंड अनलेस आप बस कहीं इधर उधर से पढ़ के आ गए एंड आप खुद से दिमाग लगा रहे हैं। बट अगर आप बड़े लेवल पे ऑप्शंस में काम कर रहे हैं या ढंग से काम करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा पोजीशंस को आप हेज करके चलते हो, फिर उन हेज्ड पोजीशंस में भी उल्टा बैठ जाता है कभी कभी, तो उनकी भी हेजिंग हो रही होती है, उनकी भी हेजिंग हो रही होती है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप रिस्क अपना हेज करके या मैनेज करके चल सकते हैं। अब वो आपको देखना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है ऑप्शंस के थ्रू, या आप उसको गोल्ड के थ्रू हेज करना चाहते हैं, कैश होल्ड करके हेज करना चाहते हैं, बॉन्ड्स खरीद के हेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के हेज करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके कंफर्ट के ऊपर, आपके नीड्स के ऊपर। बट एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करके चलेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। एंड मैं आपको सही बता रहा हूं, जब भी आप कोई अपनी वीकनेस मार्केट को शो करते हो ना, मार्केट इतनी बुरी तरीके से उस वीकनेस को इतना बड़ा बना देती है कि आपको लगता है कि मैं बाजार से बाहर ही बैठ जाऊं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो शेयर्स को चेस कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे वैल्यू को, या जब आप टेक्निकल्स करते हो तो आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ पा रहे, आप पता नहीं क्या क्या चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये चीजें बहुत जल्दी समझ लेना। वरना जब मार्केट समझाने पे आएगी ना, तो मार्केट पैसे ले लेके समझाती है, और कुछ को तो तब भी समझ में नहीं आती। मेरे को काफी लोगों के बीच में हम जब डिस्कशन वगैरह करते हैं, क्योंकि एडवाइजर्स हैं तो मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो रिस्क मैनेज करके बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, जिनका रिस्क असेसमेंट इतना गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा दुख होता है, बड़ी मेहनत लगती है समझाने में, फिर भी समझ में नहीं आता। एक रिसेशन चाहिए आपको सिर्फ अपनी लाइफ में। मैं बता रहा हूं, जो लोग रिस्क मैनेज करके नहीं चल रहे हैं ना, आपको बस एक रिसेशन लगेगा, सारी ऐसी की तैसी हो जाएगी फाइनेंसेस की, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। नेक्स्ट रिसेशन के लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि नेक्स्ट रिसेशन के हिसाब से सारे काम करो, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्टिमिस्टिक होके ही पैसा कमाए, हम भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हर समय। बट आपको बैक ऑफ द माइंड रिस्क मैनेज करके चलना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहे हो और नेक्स्ट रिसेशन हिट कर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क मैनेज करिए, रिस्क असेस करिए और रिस्क को संभाल के चलें। एक चीज हमेशा याद रखें कि रिस्क ही आपके हाथ में है, रिस्क मैनेजमेंट ही आपके हाथ में है, रिटर्न्स तो मार्केट के हाथ में है। हमेशा याद रखना है इस बात को। एंड अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो रिस्क है और इश्क भी है, और आपको इश्क जरूर मिलेगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जो है एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट्स, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इश्क करते रहिए, रिस्क लेते रहिए, बट रिस्क मैनेज जरूर करिए। बाय।